हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि हमने आप लोगों को कहा था कि पार्ट 1 में हमने आप लोगों को कितना कुछ पढ़ाया है। पार्ट 1 में जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो क्या था, ह्यूमन आई से रिलेटेड सारी चीज़ें एंड देयर डिफेक्ट्स, ठीक है ना। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ये आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसमें क्या होता है कि जब लाइट हमारी प्रिज्म से पास होती है तो क्या क्या होता है। आइए इस बारे में जो इंपॉर्टेंट टर्म है उस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि करके। ये डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं कि जो ABC लिखा है, A लिखा है, यहाँ पर A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है। तो ये ABC जो है दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल में एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। अब बताते हैं हम आपको कि रियलिटी में प्रिज्म होता कैसा है। रियलिटी में प्रिज्म बेटा कुछ ऐसा होता है, देखना मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बना पाऊँ और बना के आपको मैं बता पाऊँ कि एक्चुअल में ये दिखता कैसा है। अगर इसको 3D में बनाया जाए तो 3D में ये कैसा दिखेगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बना के दिखा पाऊँ। ये कुछ इस तरीके से होता है और ये केवल फ्रंट फेस है। ABC जो आपको दिख रहा है डायग्राम में, किस डायग्राम में, इस डायग्राम में, वो केवल ये फ्रंट फेस आपको दिख रहा है। ये फ्रंट फेस आपको केवल दिख रहा है, बाकी सब नहीं दिख रहा है। यानी जनरली इसमें देखा जाए तो कितने प्लेन होते हैं बेटा, 5 प्लेन होते हैं। कैसे 5 प्लेन, ये एक बेस में जो दिख रहा है ये वाला, ये बेस है। एक ये हो गया, एक आपको ये साइड, ये सामने से ये दिख गया, 2 हो गया। ऐसे ही एक इधर से है, 3 हो गया। और एक ये स्लैंट टेढ़ा हुआ है, 4 हो गया। और ऐसे ही एक पीछे भी तो है ये वाला, 5 हो गया। तो टोटल आपको 5 फेसेस से बना हुआ एक ट्रायंगुलर फेस होता है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, एक प्रिज्म नाम देते हैं। ये डिवाइस हमारा क्या है, प्रिज्म है। जनरली ये किसका बना होता है बेटा, ग्लास का बना होता है। जनरली किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है। तो सबसे पहले मैं अपने नए व्यूअर्स, जो हमारे नए बच्चे हैं जो हमको देख पाते हैं, चैनल पे आते हैं, विजिट करते हैं, वीडियो देखते हैं, अगर उन्हें हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है तो चैनल पे आए हो मेरे प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो प्रिज्म ये एक डिवाइस है, ट्रांसपेरेंट डिवाइस है, ठीक है ना, समझ में आया। ये लाइट में यूज होने वाला एक डिवाइस है। जब आप इसमें पढ़ोगे तो आपको भी यहाँ पर समझ में आएगा कि प्रिज्म एक्चुअल में है क्या। जैसे है ना, प्रिज्म हमारा क्या है, ये आप यहाँ पर जब पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि देखो कहाँ गया, कहीं ना कहीं लिखा होगा कि देखो यहाँ लिखा है, कंसीडर अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, इट हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल फेसेस, ठीक है। दीज सर्फेसेज आर इंक्लाइन टू ईच अदर। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने इस डायग्राम में बनाया कि ये वाला जो फेस आप देख रहे हो, ये वाला जो आप देख रहे हो, एक ये वाला और एक ये वाला, ये आप क्या देख रहे हो, ये इंक्लाइंड फेसेस हैं। ये जो आप देख रहे हो नीचे स्क्वायर, ये जो बना है इस तरीके से, ये है। तो ये 3 ट्रायंगुलर फेसेस हैं और ये 2 जो आप देख रहे हो, ये 2 ट्रायंगुलर फेसेस हैं। इस तरीके से टोटल आपका 5 फेस दिखता है। यानी कितने हो गए आपको, जो 3 दिख रहे हैं बेटा, 3 ये रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। कैसे हैं बच्चों, रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, ठीक है। अब 3 ट्रायंगुलर फेसेस के अलावा 2 आपको 3 रेक्टेंगुलर और 2 ट्रायंगुलर फेसेज हैं। यानी टोटल फेस की अगर बात करें तो हमारे पास कितने होते हैं, 5 फेसेज होते हैं। इनमें ये वाला जो एंगल होता है, कौन वाला एंगल बेटा, इन दोनों फेस यानी AB और AC साइड के बीच में ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग प्रिज्म एंगल कहते हैं। यानी कि ये जो एंगल आप देख रहे हो इस डायग्राम में, इसको हम लोग प्रिज्म एंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बबुआ, इसको हम लोग प्रिज्म एंगल कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात। और ये BC जो होता है ये बेस है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको वही चीज़ मिलेगा कि एक ट्रायंगुलर, जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो इट हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेसेस। दीज सर्फेसेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एंड द एंगल बिटवीन 2 लेटरल फेसेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। ये बात भी मैंने बता दी आपको कि प्रिज्म एंगल क्या होता है, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये है हमारा एक प्रिज्म और इसका 3D डायग्राम अगर आप ड्रॉ करने की जब कभी भी आए, आप इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ये अब इसका केवल फ्रंट व्यू ये है, ये जो आप देख रहे हो ये केवल फ्रंट व्यू है, सामने से फ्रंट व्यू है। सामने से जब देखोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, केवल ये वाला फेस आपको ABC वाला फेस दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट डाले, ठीक है ना, ये जो PQ आप देख रहे हो, ये जो रे है, ये सिंगल वेवलेंथ की रे है। अगर एक सिंगल यानी वाइट लाइट की जगह किसी एक पर्टिकुलर कलर के लाइट को हम जब इसके इस वाले, ये जो ट्रायंगुलर फेस है, ये वाला जो रेक्टेंगुलर फेस है, ठीक है, साइड में ये, जिसको मैं चलो थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, ये वाला फेस, ये वाला जो फेस है हमारा, ये वाला,
इस फेस पर जब कोई रे ऑफ लाइट डाली जाती है, कौन सी क्या डाली जाती है बेटा, रे ऑफ लाइट, इस लेटरल रेक्टेंगुलर फेस पर, तो क्या होता है कि वो रे ऑफ लाइट भाई जिस पॉइंट पर स्ट्राइक किया वहाँ पर हमने क्या ड्रॉ किया, ये एन डैश नॉर्मल ड्रॉ किया ग्रीन लाइट। उसके बाद हमने देखा कि जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से, किससे, रेयर मीडियम से, ये जो प्रिज्म है डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में एंटर किया तो नॉर्मल की तरफ रे बेंड हो गई, जो कि हमारे पास ई से एफ की तरफ जाने लगी। जब एफ पर रे पहुंची तो अगेन दो बाउंड्री मिल गया, एक हमारा प्रिज्म का और एक हमारा अगेन वही एयर वाला रेयर मीडियम मान लो, ठीक है, जिस मीडियम में प्रिज्म रखा है रेयर मीडियम। तो यहाँ पर जब हम एम डैश वाला नॉर्मल ड्रॉ किए तो नॉर्मल से रे हमारी दूर हटके कुछ इस वाले आर एस वाली पाथ पे जाने लगी। तो जो रे स्ट्राइक किया इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, और ये पी से चली है और क्यू से होते हुए ई तक पहुँची है। तो पी हमारा क्या है, पी हमारा इंसिडेंट रे है। जो ई से एफ तक गई है इसको हम रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, जो प्रिज्म के अंदर ट्रेवल कर रही है। जो रे हमारा एफ से लेके एस की तरफ आ रहा है इसको हम लोग इमरजेंट रे बोलते हैं, नहीं प्रिज्म से बाहर आ गई रे। अब जो ऊपर वाला ये एंगल आप देख रहे हो, इस एंगल ए को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ए को, इसको हम लोग बेटा बोलते हैं प्रिज्म एंगल, ठीक। और एंगल आई हमारा देख ही रहे हो, एन ई पी जो है ये एंगल आई है। ये जो एंगल आप देख रहे हो यहाँ पर आर लिखा है, ये एंगल आर है, जिसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। और जो ये वाली एंगल आप देख रहे हो यहाँ पर ई लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं, साफ साफ देख रहे हो ना, ये है ई है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। और एंगल डी जो है एक्चुअल में देखा जाए तो अगर ये रे जो पी से हमारी ऐसे ट्रेवल करने शुरू हुई थी, ये जा तो रही थी पी से क्यू ई जी से होते हुए एच की तरफ, लेकिन प्रिज्म के होने की वजह से ये रे बेंड होके इधर आ गई है, और इधर आके फाइनली प्रिज्म से बाहर निकल के कुछ इधर गई है। तो एक्चुअल में फाइनल टोटल डेविएशन कितना हुआ है, इतना डेविएशन हुआ है एक्चुअल पाथ में। डेविएशन को समझना है तो आप ऐसे समझो कि मान लो कि आप इस रास्ते में ऐसे जा रहे थे, आपको जाना इधर था, ठीक है, जाना इधर था, किसी कारणवश आप इधर से ऐसे मुड़ गए, इधर मुड़ गए, तो ये जो होता है इसको डेविएशन बोलते हैं। इस एंगल को, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। कि जाना हमें इधर तक, कितना एंगल आप मुड़ गए, जा इस रास्ते में रहे थे, मान लो ये ए है, ये कोई पॉइंट पी है, तो ए से पी से आप बी की तरफ जाना था, लेकिन आप सी की तरफ चले गए, पी से सी की तरफ, तो बी की तरफ जाने के वजह सी की तरफ, तो कितना एंगल आप मुड़ गए, तो वही एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये जो एंगल आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो इधर और इसके बीच में बना है, इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है उसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, और इसे डी से यहाँ लिखा गया, जबकि जनरली इसको किससे लिखते हैं बेटा, डेल्टा से, ठीक है, एंगल डेल्टा। इतनी सारी बात आपको समझ में आ गई, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आगे हम कहानी जब पढ़ेंगे, पढ़ना नहीं है यहाँ पर, कि हाउ टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का जो फार्मूला होता है बेटा, ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई बराबर प्रिज्म के लिए, तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, फार्मूला आप लोग लिख लेना, काम आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। तो ये मेरे प्यारे बच्चों होता है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आर। अब बेटा साइन आई और साइन आर, चलो ऐसे ही सिंपली लिख दे रहा हूँ, साइन आई साइन आर। जो आई की वैल्यू होती है प्रिज्म के केस में, ध्यान रखना, ये तब जब हमारा ये वाली रिफ्रैक्टेड रे और बेस हमारा पैरेलल हो, बेस बी सी और रिफ्रैक्टेड रे ई एफ पैरेलल हो, यानी कब, जब ई एफ पैरेलल टू बी सी। इस सिचुएशन में एंगल आई की वैल्यू क्या होता है, ध्यान देना है आप लोग, ये होता है बेटा ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2, डेल्टा एम डेविएशन है, ठीक। और एंगल आर की वैल्यू क्या होता है, एंगल आर की वैल्यू होता है केवल a/2, ये क्या है, प्रिज्म एंगल है, ध्यान रखना। तो जब ये दोनों वैल्यू, ये और ये आई और आर की वैल्यू इस वाले फार्मूला में हम जब सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारा फार्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। तो ये हमारा प्रिज्म एंगल, प्रिज्म का क्या निकालने का फार्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फार्मूला है। तो ये आप लिख सकते हो, काम आएगा आपको, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताना। बाकी सारे टर्म्स हमने आपको समझा दिया कि कौन इंसिडेंट रहे, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको समझा दिया एक एक करके। तो इतनी सारी बातें हैं आपके। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म जब भी आए, ड्रॉ करने को रे आए, तो आप इस तरीके से जो भी है, ये रे ऐसे, भाई ये रे यहाँ से आई, फिर ये रे ऐसे गई, फिर ये ऐसे गई, ठीक। एक्चुअल इसको जाना किधर था, इस रे को जाना इधर था, तो कितना एंगल डेविएट हुई, इतना एंगल डेविएट हुई, इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं।
अब आगे इसी सीक्वेंस में आ गया मेरे प्यारे बच्चों डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो सन की हमारी लाइट होती है उसमें एक सिंगल कलर नहीं होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं। एक सिंगल कलर ही नहीं होते हैं, उसमें 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे हम लोग देखते हैं सम टाइम कि अगर एयर का बबल उड़ रहा हो, एयर का बबल, तो एयर के वाटर के बबल अगर हम लोग बनाएं, होता है ना मेले वगैरह में जाओ तो एक मशीन टाइप का होता है छोटा सा, उसमें से एयर जब फूंको तो बबल्स बन के निकलते हैं। उनमें अगर वाइट लाइट पड़ता है तो 7 रंग दिखते हैं, रेनबो टाइप स्ट्रक्चर दिखता है, क्योंकि वाइट लाइट में 7 कलर्स इनबिल्ट होते हैं। ऐसा समझ लो, क्या होते हैं? 7 कलर इनबिल्ट होते हैं। ठीक है, एकदम आपकी भाषा में बोल रहा हूँ मैं कि वाइट लाइट में वेरियस कलर्स होते हैं। ठीक है, कि वाइट लाइट ऑफ द सन गिव अस वेरियस कलर्स, वेरियस कलर्स, ठीक है, ऑफ द रेनबो, सारा वही वाइट लाइट देता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम कैसे समझेंगे? आइए इसको एक एक्टिविटी देखो यहाँ पर दिया गया है, एक्टिविटी 10.2। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि होता क्या है कि जब वाइट लाइट हमारी प्रिज्म से पास करती है, जो वाइट लाइट बीम है, वाइट बीम जब इस ग्लास प्रिज्म से पास कर रहा है तो पास करने के बाद आपको इस तरीके का पैटर्न देखने को स्क्रीन पर मिलता है। पूरा वॉयलेट, ये कलर है वॉयलेट, इस कलर का नाम है इंडिगो। ठीक है, देखो एक्चुअली में जनरली यहाँ पर कितने कलर दिखाए गए हैं? 1 2 3 4 5 6, आपको इतना ही दिख रहा है खाली। ऐसा कुछ कलर ये एकदम गलत सलत बन गया है, इसमें बहुत अच्छा कलर दिखाया नहीं गया है। ठीक है, ये उल्टा देखो, देख रहे हो, ये रेड ये दिख रहा है, लिखा इसको रेड है गुलाबी वाले को, लेकिन जनरली यहाँ पर कितने कलर आपको दिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इन जनरल यहाँ पर आपको व्हाइट लाइट का ये स्पेक्ट्रम में 7 कलर दिखते हैं। इसमें कितने कलर होते हैं मैं बता दूँ, देखो यहाँ V तो लिखा ही है और यहाँ R लिखा है, बीच में कितने कलर होते हैं वो भी हम आपको इसी में दिखा देते हैं। उनको विबग्योर हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? विबग्योर, VIBGYOR। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। कि जब वाइट रे ऑफ वाइट लाइट, ठीक है, या बीम ऑफ वाइट लाइट प्रिज्म से, ग्लास प्रिज्म से पास होता है, तो पास होने के बाद इस साइड अगर हम स्क्रीन लगा दें, इस साइड हम क्या लगा दें बच्चा? यहाँ पर मान लो हमने एक स्क्रीन लगा दे तो स्क्रीन पर हमको 7 कलर देगा। इन 7 कलर के पैटर्न को स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जब वाइट लाइट प्रिज्म से पास होने के बाद अपने कंपोनेंट ऑफ कलर में टूटता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। यानी लिखा है यहाँ पर डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। यानी वाइट लाइट को अपने कंपोनेंट ऑफ कलर्स में स्प्लिट होना ही डिस्पर्जन कहा जाता है। याद रखना, यानी समझो कि द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट ऑफ कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। कोई दिक्कत? और इसमें कितने कलर होते हैं? विबग्योर। ये शॉर्टकट में याद रखने का तरीका है। कौन कौन? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। कोई दिक्कत वाली बात? अब जैसा कि आप देख सकते हो कि वॉयलेट हमारा V सबसे नीचे है और R सबसे ऊपर है, तो इसका मतलब कि अगर इसी को 2 कलर के सेंस में केवल समझे, 2 कलर के सेंस में, कि अगर ये हमारा प्रिज्म है, मान लो, मानने में किसी का कुछ जाता वाता नहीं है, घर वर नहीं बिकता है, और ये मान लो थोड़ी देर के लिए कि रे ऑफ वाइट लाइट है, इसको जाना ऐसे था, इस तरफ। किधर जाना था बच्चा? इस तरफ जाना था सीधे। लेकिन हुआ ये कि जब ये अपने कंपोनेंट ऑफ कलर में टूटा, कंपोनेंट ऑफ कलर में टूटा, तो कुछ ऐसे हो गया, कुछ ये ऐसे टूट गया। यहाँ पर आपको वॉयलेट दिखेगा, यहाँ पर आपको रेड। तो अगर डेविएशन की बात की जाए तो आप देखो कि एक्चुअली रे को इधर से ऐसे जाना था, गया कैसे है? ये ऐसे गया है, रेड वाला इधर गया है, वॉयलेट वाला किधर गया? यहीं से। वॉयलेट वाला इधर से ऐसे गया है। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका हुआ है? तो आप कहोगे सर वॉयलेट वाला कलर का एंगल ज़्यादा है, रेड वाले का कम है। यानी डेविएशन वॉयलेट का ज़्यादा होता है और एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर का कम होता है। तो ये बात आपको याद रख लेना है एकदम अपने दिमाग में कि वॉयलेट का डेविएशन ज़्यादा, रेड का डेविएशन कम। बात ऐसा क्यों होता है? तो याद रखना बेटा, विबग्योर में वॉयलेट से जब रेड की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा वेवलेंथ रेड का मैक्सिमम होता है, यानी यहाँ पर वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। और जो वॉयलेट कलर है उसके वेवलेंथ को मैंने ये लिखा है, तो जो वॉयलेट कलर का हमारा वेवलेंथ होता है ये अपने आप में मिनिमम वेवलेंथ है वाइट कलर में। ठीक है, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम जो है इसमें सबसे मिनिमम वेवलेंथ वॉयलेट का होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ रेड का होता है। कहाँ से कहाँ तक ये रेंज करता है वैल्यू? तो अगर मैं बात करूँ तो 300 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक, 300 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक
सॉरी 400 लिखा, 700 नैनोमीटर तक रेंज करता है। सॉरी, करेक्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी उल्टा होता है, अगर इधर से इधर बढ़ोगे यानी रेड से आगे, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इन सभी कलर्स का यानी कि वॉयलेट कलर का जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा बेटा वो ज़्यादा मिलेगा, और रेड कलर का जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा हमारा रेड कलर का वो हमारा मिनिमम होता है। तो ये बात आप लोग याद रखना है। और ये सभी कलर्स जब एयर्स में ट्रेवल करेंगे या वैक्यूम में ट्रेवल करेंगे, किसमें, वैक्यूम में, तो सबकी स्पीड इतनी ही होगी कि 3.0 इंटू 3.0 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ये सभी कलर्स इसी स्पीड से ट्रेवल करेंगे वैक्यूम के अंदर। लेकिन जैसे ही ये किसी मीडियम में जाना शुरू करते हैं, किसमें, मीडियम में, तो मीडियम में इनके स्पीड सब कलर का इंडिविजुअली अलग अलग हो जाता है, सबका अलग अलग हो जाता है, याद रखना, मीडियम में, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है प्रिज्म का वो वेवलेंथ के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इस तरीके से, जैसा कि आपको पता है कि रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा है अब वॉयलेट कलर का कम, तो इसका मतलब वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का ज़्यादा होगा और रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कम होगा। तो ये जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं ये सब आपको याद रखना है। बात आई कैसे, तो क्योंकि स्नेल्स लॉ में हमने बता दिया था आप लोगों को कि n बराबर c/v भी होता है, n बराबर c/v भी होता है। और जो फ्रीक्वेंसी होता है ये सोर्स की प्रॉपर्टी है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, सोर्स की प्रॉपर्टी। और लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वेव का स्पीड का फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो अगर सी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, और वी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा डैश या लेमडा डैश। यानी ये एयर या वैक्यूम के लिए सेंस में है और ये एक मीडियम के सेंस में है। तो जब ये वैल्यू यहाँ रखा जाए बेटा तो n बराबर क्या मिलेगा, c का मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा इन एयर और फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा इन मीडियम, फ्रीक्वेंसी कैंसिल, तो n बराबर लेमडा इन एयर अपॉन लेमडा इन मीडियम। बस समझ में आई। यानी कि मीडियम में जो वेवलेंथ है वो क्या होता है, मीडियम का में के अंदर वाला वेवलेंथ, एयर में जो भी वेवलेंथ है उसके इन्वर्सली, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के अंदर जो वेवलेंथ है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ इन मीडियम, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलो अब आगे बढ़ते, इतना सारा इंपॉर्टेंट बात हम बताए हैं। क्या बताए हैं हम आपको, सारा इंपॉर्टेंट बात बताए हैं। तो डिस्पर्जन में क्या होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट ऑफ कलर को डिस्पर्जन कहते हैं। व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 कंपोनेंट ऑफ कलर बाय प्रिज्म, ठीक है, किसकी वजह से, प्रिज्म की वजह से। बात आई कि ऐसा क्यों होता है ऐसा। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि रेड लाइट बेंड्स द लिस्ट वाइल द वॉयलेट मोस्ट, ये भी बात हमने आपको बता दी, ठीक है। तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू द प्रिज्म, तो द रे ईच ऑफ कलर इमर्ज along डिफरेंट पाथ दस बिकम्स डिस्टिंक्ट, तो इट इज़ द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर वी सी इन ए स्पेक्ट्रम। तो आइजैक न्यूटन वॉज द फर्स्ट, ये भी सवाल आता है कि ये सबसे पहले किसने देखा, ठीक है, डिस्पर्जन की डिस्कवरी किसने की, आइजैक न्यूटन ने। The first to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight, he tried to split the color of the spectrum of white light further by using another similar prism. However, he could not get any more color, so he then placed second identical prism in inverted position with respect to the first prism. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि एक इन्वर्टेड प्रिज्म को रख दिया गया है इस डायग्राम में, आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, कि इधर से वाइट लाइट गया और जब प्रिज्म ऐसे था पहले फिर उल्टा कर दिया तो फिर से हमको वहाँ पर वाइट रे ऑफ लाइट मिल गया स्क्रीन पर। ये स्क्रीन पर क्या मिल गया, ये स्क्रीन लगा हुआ है तो इस स्क्रीन पर अगेन हमको वाइट लाइट मिल गया। तो ये कंबाइंड भी हो जाता है अगर उसी पोजीशन में दूसरा इन्वर्टेड प्रिज्म को रख दिया जाए तो, ठीक है। दिस allowed all the color of the spectrum to pass through the second prism. He found a beam of white light emerging from the other side of the second prism. This observation gave Newton idea that the sunlight is made up of 7 colors. इसी बात ने न्यूटन को बताया कि इसका मतलब 7 ही कलर एक वाइट लाइट में होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी नेचुरल फिनोमिना है, जैसे रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर। बारिश होने के बाद सन अगर के अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है, रेनबो पैटर्न देखने को मिलता है। इट इज़ कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ sunlight by tiny water droplet present in the atmosphere. A rainbow is always formed in the direction opposite to that sun. The water droplet act like a small prism and they refract and disperse the incident sunlight. Then
reflect it internally and finally refract it again when it come out of the rain drop, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। अब देखो इस पोजीशन पर क्या हो रहा है, इस पोजीशन का नाम ए रख देते हैं, इस पोजीशन का नाम बी रख देते हैं, इस पोजीशन का नाम सी। ए पोजीशन पर क्या हो रहा है कि लाइट, ये एक रेन का ड्रॉप है, ये सन से आने वाली रे है, ये सन से रे ए पॉइंट पे आने के बाद रिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्रैक्शन भी हुआ है और साथ ही में डिस्पर्जन हुआ। डिस्पर्जन यानी एक साथ दो चीज़ें हुआ, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन। बी पॉइंट पर क्या हुआ, TIR हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। उसके बाद सी पॉइंट पर क्या हुआ, सी पॉइंट से लाइट अगेन रिफ्रैक्ट हुई है, इस पॉइंट से अगेन लाइट क्या हुई है, रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्ट हुआ है। तो अगर सवाल ये आए कि रेनबो में कितने फिनोमिना इन्वॉल्व्ड हैं, तो रेनबो के फॉर्मेशन में आपको कितने फिनोमिना हो गए, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन है रिपीट हो रहा है ना, तो फिनोमिना ये रिफ्रैक्शन ऊपर वाला और नीचे वाला तो एक ही है। तो इतनी तीन मेन फिनोमिना इन्वॉल्व होती है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई या रेनबो। ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन में तीन फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं। और रीजन पूछा जाता है कि रेनबो क्यों फॉर्म होता है, तो आपको याद रखना है कि रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द सन। Water droplet act like a small prism and they refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally, इसी को TIR कहते हैं, and finally refract it again when it come out of the rain drop. Due to the dispersion of light and internal reflection, different कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आई। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ ऑब्जर्वर्स आई, ये है ऑब्जर्वर्स आई। और यहाँ पर हमको क्या दिखेगा, 7 कलर का स्पेक्ट्रम यानी कि एक रेनबो दिखाई देगा। जैसे कि ये आप नेचुरल रेनबो यहाँ पर देख सकते हो कि इतने दूर में क्या बना है, नेचुरल रेनबो बना हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी में कि यू कैन ऑल्सो सी अ रेनबो ऑन सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल और थ्रू अ वाटर फाउंटेन विद द सन बिहाइंड यू। तो ये भी समटाइम पूछा जाता है कि क्या वाटर फाउंटेन के थ्रू भी हम देख सकते हैं रेनबो, बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, सन जब पीछे हो तब वाटर फाउंटेन से भी हमको दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, अगला फिनोमिना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ज्योग्राफी सबने पढ़ी होगी छोटे क्लासेस में, तो ज्योग्राफी में सबने पढ़ी है कि अगर ये अर्थ है तो अर्थ के सराउंडिंग में बहुत दूर तक अलग अलग एटमॉस्फेयर के लेयर हैं, 1 2 3 ऐसे करके 4-5 लेयर हैं कि नहीं। तो एटमॉस्फेयर का लेयर क्या होता है, ऊपर वाला लेयर सबसे रेयर मीडियम होता है। जैसे 1 2 3 4 और 5 की बात कर लूँ, तो पहला और दूसरे की मैं बात करूँ तो ये रेयर है, ये डेंसर है। दूसरे तीसरे की बात करें तो ये रेयर है, ये डेंसर है। तीसरे चौथे की बात करूं तो तीसरा रेयर है, चौथा डेंसर है। यानी ऊपर की लेयर, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं हमें क्या मिलता है, जो डेंसिटी डिक्रीज करती है, डेंसिटी ऑफ द गैसेस डिक्रीजेज। तो ऊपर वाला मीडियम हमेशा नीचे वाले के कंपेरेटिवली रेयर मीडियम होता है और नीचे वाला हमेशा डेंसर मीडियम होता है। ये बात आपको याद रखना है। अब इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से ये लिखा है कि अपरेंट स्टार पोजीशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये सारे इसी के वजह से होते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। यानी जब लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो वो क्या होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करने से, अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करने से मेरे प्यारे बच्चों, अर्थ का एटमॉस्फेयर लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से लाइट सीधे ना पहुंच के बेंड होके आती है। जैसे मान लो कि ये जो लड़का आपको दिख रहा है, ये लड़का अर्थ पर खड़ा है। कहाँ खड़ा है, अर्थ पर, और यहाँ तक एटमॉस्फेयर है, यहाँ तक। तो हुआ क्या कि रे ऑफ लाइट, जो स्टार से चलने वाली लाइट है, अगर इसको ध्यान से देखा जाए, इसको आप ध्यान से देखो तो आपको ऐसा रियलाइज होगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये ऐसे जा रही है, इधर जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर हुआ है, ये धीरे धीरे बेंड होते यहाँ पहुँचा है। और यहाँ पहुँचने का मतलब बेंड होते पहुँचा है, ऐसे बेंड होते यहाँ पहुँचा। और इसके वजह से इस स्टार की पोजीशन एक्चुअल में इस इंसान को कहाँ दिख रहा है, एक्चुअल में यहाँ पर दिख रहा है। तो इस पोजीशन को हम क्या नाम देंगे, अपरेट पोजीशन। जबकि एक्चुअल में स्टार कहाँ है,
एक्चुअल में स्टार यहाँ पर है, यहाँ पर है, रियल में स्टार यहाँ पर है। दिख कहाँ रहा है इस कलुआ को? इस कलुआ को यहाँ पर दिख रहा है, इस कलुआ को। तो इस पोजीशन को अपरेंट पोजीशन कहेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आगे पढ़ते हैं कि यू माइट हैव ऑब्जर्व द अपरेंट रैंडम वेवरिंग और फ्लिकरिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन थ्रू द टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर। कि अगर हॉट एयर का स्ट्रीम अगर जा रहा हो तो उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट दूर खड़ा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ऐसा मान लो कि कलुआ हमारा यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पर हॉट स्ट्रीम है, ठीक, और यहाँ पर कोई एक पेड़ है, मान लो यहाँ पर क्या है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है। तो जब ये कलुआ यहाँ से देखेगा, इसको देखने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली ठीक ठाक नहीं दिखाई देगा, ये थोड़ा बहुत सम टाइम आगे सम टाइम पीछे ऐसे दिखाई देगा हॉट स्ट्रीम के यहाँ मूवमेंट से, क्योंकि ये कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट्स हो रहा होगा। मान लो कभी डेंस हो गया, कभी कम डेंस हुआ, ऐसे, ठीक है ना। तो इसकी पोजीशन आपको फ्लक्चुएटेड दिखेगी, कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है रियलिटी में। किसके वजह से होता है, क्यों होता है? इसी चीज़ को रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन की वजह से ही ऐसा होता है। और इसमें रिफ्रैक्शन कौन करा रहा है? ये जो हॉट स्ट्रीम है ये, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर है कि फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट सीन थ्रू द टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग अबव अ फायर और अ रेडिएटर। द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स हॉटर देन एयर फर्दर अप। द हॉटर एयर इज लाइटर, यानी कि लेस डेंस देन कूलर एयर अबव इट, हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ कूलर एयर। तो जो हॉट एयर होगा वो क्या होगा? हॉट एयर ऑलवेज लेस डेंस होगा कूलर एयर के कंपेरेटिवली। तो कूलर एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी और हॉट एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम एयर आर नॉट स्टेशनरी। तो इसका मतलब कि एयर का जो फिजिकल कंडीशन है वो कंटिन्यूसली क्या होता है? चेंज होता है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट लाइन है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल फिजिकल कंडीशन ऑफ स्टेशनरी, फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर भी है। एंड द अपरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट्स। This wavering is thus an effect of atmospheric refraction and a refraction of light by the Earth atmosphere on a small scale in our local environment. The twinkling of a star is a similar phenomena on much larger scale. Let us see. तो इन्होंने बताया कि जो ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर मान लो यहाँ पर फ्लेम जला दिया जाए, यहाँ पर आग लगी हुई है, यहाँ पर क्या लगी हुई है, यहाँ से आग लग रही है, फ्लेम है, और इसके इस तरफ कोई तो फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। तो ये तो स्मॉल स्केल पर है और स्टार बहुत दूर है। तो फिजिकल कंडीशन यानी अर्थ के जो यहाँ पर एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, बहुत सारे फिजिकल कंडीशन स्टेशनरी नहीं है, फ्लक्चुएट्स कर रहा है, जिसके वजह से ये स्टार यहाँ ना दिखे, कभी यहाँ पर दिखाई देगा, कभी यहाँ पर दिखाई देगा, कभी यहाँ पर दिखाई देगा, यानी ये आगे पीछे ऐसा दिखाई फ्लक्चुएट होता रहता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हैपेंस किसके वजह से? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स अगर सवाल आता है कि वाई स्टार ट्विंकल, ठीक है, या वाई वी डू नॉट सी द एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार, वी सी द अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। तो अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार वी सी बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आकर इन अ लार्ज स्केल, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो बहुत बढ़िया। ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट एंड द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ एंड द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर इन अ मीडियम ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्रेजुअली चेंज होता रहता है। सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स स्टार लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार स्लाइटली डिफरेंट इट्स एक्चुअल पोजीशन एंड द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर यानी स्लाइटली अबव दैन इट्स एक्चुअल पोजीशन। ये भी सवाल पूछा जाता है कि वाई जो स्टार है अपने एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊंचाई पर दिखता है, अबव हाइट पर दिखता है। तो यही रीजन है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन व्हेन व्यूड नियर द हॉरिजन, जब हम हॉरिजन से देखते हैं। फर्दर दिस अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट stationary, as was the case in the previous paragraph. Since the stars are very distant and they approximate point size source of light, अर्थ से देखने पर जो भी स्टार है वो हमको कैसा दिखता है? पॉइंट साइज का दिखता है, बहुत दूर होता है। तो इसलिए वो फ्लक्चुएशन यानी जो लाइट की से आने वाली जो स्टार से निकली लाइट है वो अर्थ तक डिफरेंट इंटेंसिटी में पहुंचती है। क्योंकि जैसा अगर है कि अगर मान लो मैं यहाँ से ऐसे एक टॉर्च की लाइट जलाऊं, ऐसा समझो कि मैं यहाँ से
पैरेलल बीम सेंड करूँ और यहाँ आग लगा दूँ, यहाँ मैं क्या कर दूँ, आग लगा दूँ बड़े लेवल पे, ठीक है। और यहाँ पर उस लाइट को यहाँ पर स्क्रीन लगा दूँ और उसको मैं फील करूँ, तो हम देखेंगे कि सम टाइम यहाँ पर ज़्यादा लाइट पहुँच रहा है, सम टाइम कम पहुँच रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होता है। अगर आग कम ज़्यादा होगा तो यहाँ पर पहुँचने वाली लाइट भी कम ज़्यादा अपीयर होगी। यही चीज़ हमारा होता है, ठीक है। ये क्या खुल गया भाई, तुम बैक हो जाओ बाबू। हाँ ठीक है, ये चीज़ आपको क्या रखना है, ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एज द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली, द अपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट्स एंड द अमाउंट ऑफ स्टार लाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर्स एंड द स्टार समटाइम्स अपीयर ब्राइटर एंड समटाइम फेंटर, विच इज़ द ट्विंकलिंग इफेक्ट। तो ट्विंकलिंग आपको क्या है ये समझ में आ गया। जब भी आएगा कि ट्विंकलिंग ऑफ लाइट क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जब लाइट हमारा चलता है, कहाँ से चलता है, अपने स्टार से अर्थ तक आता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एज द रे ऑफ लाइट कमिंग, एज द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग, किसके वजह से वेरी करता है, ड्यू टू एटमॉस्फेयर, एंड द अपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट्स and the amount of starlight entering the eye flickers because the physical condition of the atmosphere is not stationary. Stars sometime appear brighter and sometime fainter, which is called twinkling effect of star. अब आगे लिखा है why do not planet twinkle, planets क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं। तो planets जो हमारे होते हैं are much closer to the earth, thus seen as extended source. If we consider as a planet of collection of large number of point size source of light, the total variation in the amount of light entering our eye or the individually point size source will average out to zero, thereby nullifying the twinkling effect. स्टार देखो, जो स्टार है बहुत दूर है, वो पॉइंट साइज का दिखता है, प्लैनेट्स बड़े हैं, वहाँ से चलने वाली लाइट जो है एकदम उसी अमाउंट में कहीं ना कहीं अर्थ के सरफेस पर पहुँचती है, ऑब्जर्वर तक पहुँचती है, जिसकी वजह से वो फ्लक्चुएट्स दिखाई नहीं देते। लेकिन स्टार इतनी दूर है कि वो पॉइंट साइज की दिखती है, तो उसकी पोजीशन में फ़र्क हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। कि जैसे अब इतना बड़ा एक गोला है, अरे इसको हटाऊँ मैं, इतना बड़ा कोई गोला है, ठीक है, और ये गोला थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, मान लो सम टाइम इतने दूर से ऐसे हो गया, ठीक, सम टाइम इतने दूर से ऐसे हो गया, ज़्यादा बड़ा बन गया क्या, तो ये पता नहीं चलेगा एक्चुअली, क्योंकि काफ़ी नज़दीक है, नियर बाई है। लेकिन जब एक दूर ऑब्जेक्ट है, दूर है, वो अगर इधर या इधर जाएगा तो ये दिखाई देगा, ये फ्लक्चुएशंस आपको प्रॉपर दिखाई देंगे दूर से, इसीलिए स्टार हमारे ट्विंकल करते हैं, याद रखना है। एक और सवाल पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, कि सनसेट और सनराइज जो होता है वो हमारा, देखो लिखा एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, कि सनराइज हमारा पहले हो जाता है, एडवांस में हो जाता है, जबकि सनसेट हमारा थोड़ा डिले करके होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इफेक्ट है बेटा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर द रिस्पॉन्सिबल। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये यहाँ से ये जो लाइन ऐसे मैंने बना दी, ये हॉरिजन है, बाकायदा लिखा भी गया है हॉरिजन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। या ऐसा कर लो, इस लाइट को यहाँ से देख लो ऐसे, ये है मान लो हॉरिजन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर रे ऑफ, मान लो यहाँ से एटमॉस्फेयर है, यहाँ से क्या एटमॉस्फेयर है, तो जैसे लाइट एटमॉस्फेयर में ऐसे इंटर करती है, ये रिफ्रैक्शन होके ऐसे पहुँच जाती है ऐसे। तो सन हॉरिजन के नीचे होने के बावजूद भी सन का एक्चुअल पोजीशन हमको ये दिख रहा है, ठीक है सन यहाँ पर, दिख हमको यहाँ पर रहा है, किसके वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो सन हमारा 2 मिनट पहले से दिखाई शुरू हो जाता है, हॉरिजन के नीचे भी रहता है, उसको अभी हॉरिजन के ऊपर आने में या हॉरिजन लेवल तक आने में 2 मिनट लगेगा, फिर भी वो दिखाई देता है। द सन इज विजिबल अस about 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset, because the atmospheric refraction. By the actual sunrise we mean the actual crossing the horizon by the sun, ठीक है। So the actual apparent position of the sun with respect to the horizon, किस फिगर में, फिगर 10.10 में, the time difference between the actual sunset and the apparent sunset, actual sunset and the apparent sunset is about 2 minutes, and the apparent flattening of the sun
डिस्क एट द सनराइज एंड सनसेट ऑल्सो ड्यू टू द सेम फिनोमिना। ये भी सवाल पूछा जाता है समटाइम। क्या पूछा जाता है? सनसेट डिस्क द अपरेंट फ्लक्चुएटिंग फ्लैटनिंग ऑफ सन डिस्क एट द सनराइज एंड सनसेट किसकी वजह से होता है? तो ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है बेटा। अब एक सवाल यहाँ पर और आता है, वो यहाँ नहीं लिखा है, ठीक, कि जब सन डूबते समय और उगते समय यानी ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज सन अपीयर रेडिश और रेडिश ऑरेंज। वाई सन अपीयर रेडिश और रेडिश ऑरेंज? क्योंकि जैसा कि आप सभी ने देखा कि एक्चुअल में जो लाइट है हमारे बहुत सारी कलर्स की हैं, वाइट लाइट में बहुत सारे कलर्स हैं। अब बेंडिंग किसकी सबसे कम होती है? रेड कलर की। तो रेड कलर बहुत देर तक बेंड होता है, यानी काफ़ी लिस्ट बेंड होने के, लिस्ट डेविएट होने की वजह से वो पहले पहुंचता है, ठीक। अब वॉयलेट कलर बाद में। इसके लिए एक अलग फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है जिसे हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। चलो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझते हैं। द interplay of light with objects around us gives rise to several spectacular phenomena in nature. The blue color of the sky, color of the water in deep sea, reddening of the sun at sunrise and sunset are some wonderful phenomena we are familiar with. हम लोग देखते हैं कि आसमान हमारा नीला दिखाई देता है, वाटर का जो डीप कलर है समटाइम्स ग्रीन टाइप में दिखता है, अलग टाइप में, है ना। जो सनसेट सनराइज होता है वो हमारा रेडनिंग कलर का होता है, रेडिश ऑरेंज होता है, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? तो ऑल दिस हैपन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यह लिखा है कि इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ट्रू सोल्यूशन इज नॉट विजिबल। अगर एक ट्रू सोल्यूशन से हमारा लाइट सेंड किया जाए तो विजिबल नहीं होता। हाउएवर इट्स पाथ बिकम विजिबल थ्रू अ कोलॉइडल सोल्यूशन वेयर द साइज ऑफ द पार्टिकल इज रिलेटिवली लार्ज। लेकिन जब वहीं पर एक ऐसा सोल्यूशन लेते हैं जिसके कोलॉइडल पार्टिकल्स थोड़े से लार्जर हों तो उसमें पाथ ऑफ सनलाइट विजिबल हो जाता है, ठीक है। तो स्कैटरिंग एक्चुअल में एक फिनोमिना है, और ये कब होगा ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया प्रॉपर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि व्हेन स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर, तो जब लाइट हमारा एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, जैसे ये अर्थ है बेटा, ये अर्थ है, और अर्थ के सराउंडिंग में मान लो इतना दूर तक एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर के यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स भी तो हैं। ऐसा तो नहीं है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में पार्टिकल की मौजूदगी नहीं है। तो जब सनलाइट मान लो इंटर करता है एटमॉस्फेयर में और ये किसी पार्टिकल पर पड़ा, तो इस पार्टिकल इस लाइट को ऑब्जर्व करके हर डायरेक्शन में इस लाइट को रेडिएट कर देता है। इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये जो रे है, जो स्कैटर हो, ये जो रेज जा रही हैं यहाँ से, इन्हीं रेज को स्कैटर्ड रे कहते हैं। ये तो इंसिडेंट रेडिएशन था, ये क्या था? इंसिडेंट था, इंसिडेंट। और ये जो है, ये जो जा रही है, ये स्कैटर लाइट है। क्या है? स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड रे है। समझ में आया? जो पार्टिकल से स्कैटर होने के बाद गई है। तो बहुत सारी ऐसी फिनोमिना है। मेन फिनोमिना आपका यही है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ठीक है, कलर ऑफ वाटर इन डीप, रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। ये सब सवाल पूछे जाते हैं, तो सब आपको याद रखना है। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है कि देखो, रे ऑफ लाइट क्या कर होता है कि व्हेन रे ऑफ लाइट इंटर इन आवर एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल एब्जॉर्ब इट्स द होल एनर्जी ऑफ द लाइट पार्टिकल एंड री रेडिएट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन। दिस फिनोमिना इज नोन एज, यानी एब्जॉर्प्शन पहले करता है। जब रेज आती हैं तो इन रेज को क्या कर रहा है? पार्टिकल ऑब्जर्व किया और इनको ऑल डायरेक्शन में रेडिएट कर दिया। इसी फिनोमिना को कहेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इसके लिए रेले ने लॉ भी दिया था कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, है ना, द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो जो अगर मान लो इसकी वेवलेंथ लेमडा है और इस लाइट की इंटेंसिटी की बात की जाए, तो इसकी इंटेंसिटी कुछ इस फार्मूला से रिलेट करेगी अकॉर्डिंग टू रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। आगे बढ़ते, खैर ये आप में नहीं है, फिर भी आगे एक और इफेक्ट है बेटा, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट भी क्या होता है, इसको भी समझना है कि द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ माइन्यूट पार्टिकल। बहुत सारे हेट्रोजीनियस हैं, होमोजीनियस नहीं है, अलग अलग तरह के पार्टिकल हैं। These particles include smoke, tiny water droplets, suspended particle of dust and molecule of air. When a beam of light strikes such fine particle, the path of beam become visible. ठीक है? The light reaches us after being reflected
diffused by these particle, and the phenomena of scattering of light by colloidal particle give rise to the Tyndall effect, which you have studied in class 9th, यानी ये चीज़ आपने 9th में पढ़ी भी है. तो this phenomena is seen when a fine beam of sunlight enter a smoke filled through a small hole, thus the scattering of light makes the particle visible. इसी को Tyndall effect कहते हैं. Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through a canopy of a dense forest. ठीक है. अरे देखो हम दिखाई देते हैं तुम लोगों को, चलो खोल के दिखा देते हैं आपको, इतना तो हम आपके लिए करेंगे ना. ठीक है. Tyndall इफेक्ट, Tyndall इफेक्ट देखो बेटा, अरे माउंटेन वाला दिख जा, देखो ये सब है Tyndall इफेक्ट. यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब डेंस फॉरेस्ट में रेज हमारी इंटर की, तो यहाँ पे पूरी रेज के पाथ हमारे ऐसे विजिबल है, रेज की पाथ हमारे ऐसे ऐसे सब विजिबल है कि नहीं है. ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? जो टाइनी पार्टिकल्स हमारे इसके अंदर सस्पेंडेड थे उसके वजह से. इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? Tyndall इफेक्ट. ध्यान रखना है आपको. ठीक है. चलिए बहुत बढ़िया, बच्चों को इतना तो समझ आया कम से कम. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. देखो बेटा, अब आगे हम लोग चलते हैं इस सीक्वेंस में. तो हियर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट इन द मिस्ट स्कैटर लाइट, द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ए स्कैटरिंग पार्टिकल. ये भी ध्यान देना, कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल. वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर्ड मेनली ब्लू लाइट, वाइल द पार्टिकल ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लॉन्गर वेवलेंथ. ये एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्कैटरिंग सभी पार्टिकल नहीं करते. तुम, हम, बड़े ऑब्जेक्ट्स, पेड़, पहाड़, फूड, ये सब नहीं करेगा स्कैटरिंग. स्कैटरिंग कौन करेगा? जब साइज ऑफ पार्टिकल मान लो इसकी डायामीटर कुछ d है और जो रेज इस पर आ रही है उसका वेवलेंथ लैम्डा, अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ऑर्डर का होगा तब जाके ये पार्टिकल इस रे ऑफ लाइट को स्कैटर करेगा. तो हमारे एयर के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल में वेरी फाइन पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है. वो इसीलिए ब्लू लाइट को स्कैटर ज़्यादा करते हैं. ठीक है. और लार्जर साइज के पार्टिकल कम हैं तो लार्जर साइड वाली लाइटें लॉन्गर वेवलेंथ वाली कम स्कैटर्ड होती हैं. इफ़ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ देन द स्कैटर्ड लाइट मे इवन अपीयर वाइट. ठीक है. तो स्कैटर्ड लाइट हमको अपीयर ही दिखेगा, कोई दूसरे कलर का नहीं दिखेगा. अब देखो आगे सवाल भी आ गया, वाई इज़ द कलर ऑफ द स्काई अपीयर, वाई इज़ द कलर ऑफ द स्काई, कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू. क्लियर स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? सॉरी पढ़ने में इतना डिले हुआ. इसलिए क्योंकि द मोलिक्यूल ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट. विजिबल लाइट से भी छोटे पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर्स में सस्पेंडेड हैं. दीज आर more effective in the scattering light of shorter wavelength at the blue and then light of longer wavelengths at the red end. So the red light have wavelength about 1.8 times greater than the blue light. याद रखना है ये कि रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो 1.8 टाइम्स इंटू लेमडा इंटू वी के बराबर होता है. याद रखना, भूल मत जाना, ऑलवेज माइंड इट. तो इस वजह से क्या होता है कि व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर द फाइन पार्टिकल इन एयर स्कैटर द ब्लू कलर शॉर्टर वेवलेंथ मोर स्ट्रांगली देन रेड एंड द स्कैटर्ड ब्लू लाइट इंटर आवर आई. इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग, देन द स्काई वुड हैव लुक डार्क. और लुक ऐसा सिचुएशन कब होता है? जब आसमान से जाके देखो, स्पेस से जाके देखो, आसमान का मतलब बहुत दूर, स्पेस से जाके देखो, स्काई आपको कैसा दिखेगा? डार्क कलर का दिखेगा. वहाँ पे क्योंकि एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स है नहीं, स्कैटरिंग हो नहीं रहा, अपीयर ब्लैक होगा. तो द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड एज ए स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट्स. इस वजह से एक सवाल ये भी आता है. तो अब आपको पता चल गया कि वाई इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, बिकॉज एटमॉस्फेयर के फाइन पार्टिकल्स जब सनलाइट हमारा इंटर करता है एटमॉस्फेयर में तो ब्लू लाइट को स्कैटर करके ऊपर भेजते हैं. वो स्कैटर्ड लाइट हम तक पहुंचती हैं, स्कैटर्ड लाइट हमारे ऑब्जर्वर तक पहुंचती हैं. तो हम आसमान को कैसा देखेंगे? नीला. जो लाइट, जिस कलर की लाइट हमारे आंखों में पहुंचेगी वैसा हमको दिखाई देगा. वाई. अब एक सवाल और आता है, यहाँ पर देखो लिखा है कि यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड इन कलर. क्योंकि रेड कलर की स्कैटरिंग कम होती है, लीस्ट होता है. यानी किसका स्कैटरिंग मैक्सिमम होता है? ब्लू कलर का ज़्यादा होता है. ब्लू एंड शॉर्टर वेवलेंथ, ब्लू और शॉर्टर वेवलेंथ, लेमडा लिख दिया मैंने डायरेक्ट.
ठीक है, इनकी स्कैटरिंग लिस्ट होती है, इनकी स्कैटरिंग मैक्सिमम होती है। लिस्ट किसकी होती है? तो लिस्ट होती है लॉन्गर वेवलेंथ की, जैसे कि रेड और एंड लॉन्गर वेवलेंथ कलर की जो स्कैटरिंग होगी वो ज़्यादा होगी। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो द रेड इज लीस्ट स्कैटर बाई फॉग और स्मोक, देयर फॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट ए डिस्टेंस। यहाँ पर एक चीज़ और आता है बेटा कि फॉग डे में, जैसे यहाँ फॉग लिखा है ना, फॉग और स्मोक, तो अगर जैसे मान लो बहुत ज़्यादा स्मोक है, उस सिचुएशन में अगर हमारी विजिबिलिटी ब्लॉक हो रही है तो हम किस कलर के लाइट का यूज करें ताकि ज़्यादा दिखे? आप देखते होगे गाड़ियों में फॉग लैंप लगा होता है। फॉग लैंप में आप देखते हो कौन सा कलर यूज किया जाता है? येलो कलर यूज किया जाता है। कौन सा? येलो कलर की लाइट, क्योंकि इसका वेवलेंथ एटलीस्ट रेड से कम होता है ज़रूर, ठीक है ना। लेकिन ये क्या करता है, स्कैटरिंग कम होने की वजह से ज़्यादा दूर तक स्मोक वगैरह में डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जिससे विजिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक, बात समझ में आई? बहुत ज़्यादा फॉग डे में अगर कैमरा से फिल्म शूट करना हो तो इंफ्रारेड कैमरा यूज किया जाता है, जिसमें से इंफ्रारेड रेडिएशन निकले। इंफ्रारेड रेडिएशन इस स्मोक को क्रॉस कर जाएगा, घंटा उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब यहाँ पर शॉर्ट में आ गया कि द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट ऑफ कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कॉजेज द ब्लू कलर ऑफ स्काई। सारे चीज़ें हमने आपको बता दी, ये चैप्टर पूरा खत्म कर दिया। एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, आज ही बताया। वाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल नहीं है, स्कैटरिंग नहीं होता है। वाई डू स्टार ट्विंकल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड फ्लक्चुएटिंग एंड द एटमॉस्फेरिक फिजिकल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टेशनरी, इसके वजह से। व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। देखो अभी इन्होंने बोला कि व्हाट हैपन्स टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। इमेज डिस्टेंस चेंज नहीं होता, इमेज हमेशा कहाँ बनता है? आँख के रेटिना पर बनता है। तो ये सारे सवाल हमने आपको प्रीवियस क्लास में ही करा दिया था, और इस क्लास में जो बचे थे वो इतने सवाल हैं। ये जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, पूछे जाते हैं बार बार। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है और इस तरह के सभी सवाल को सोल्व कर लेना है। तो आज के क्लास में हमने मेरे प्यारे बच्चों लाइट का ह्यूमन आई एंड प्रिज्म वाला जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला जो चैप्टर था, ये सब हमने आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क दिए थे, ये सारे क्वेश्चन के आप लोग एक बार कर लेना। आप एक बार करना ज़रूर, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बोलना कि सर ये 5, 6, 7, 8 सवाल हमसे नहीं हुए। हम सारे सवाल आपको सोल्व करके दोबारा से देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो जो भी हमारे व्यूअर हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और पढ़ें मन लगा के। देखो बेटा, पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है वह नहीं। पढ़ोगे अच्छे नंबर आएंगे, कुछ और अच्छा करोगे। देखो मैं जानता हूँ कि सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप अनपढ़ गंवार जाहिल झपट रहो, ठीक है ना। पढ़ो लिखो, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस को समझो। सीधी सी बात है कि एक ठेला लगाने वाला 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना कमा रहा हो, और एक पढ़ा लिखा आदमी भले किसी ऑफिस में नौकरी ही कर रहा हो, कमी हो, लेकिन हमारी सोसाइटी में उसका रिस्पेक्ट अलग है, उसका रिस्पेक्ट अलग है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो समटाइम्स एजुकेशन का मतलब पैसा कमाना कतई नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी, ठीक है, बिल्ड आवर कंट्री स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो पैसा कमाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, इट्स नॉट रिलेटेड टू आवर स्टडी। लेकिन स्टडी करना, पढ़ाई करने का मतलब, डिग्री लेने का मतलब ये नहीं है कि आप डिग्री ले लिए बात कर रहे हो गंवारों वाली। आप पढ़िए, मन लगा कि ईमानदारी से पढ़िए, आप अच्छा करेंगे, हमें पता है, ठीक है। तो जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं या पुराने व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो पुराने हैं, जो नए हैं, और 10 लोगों से करवाएं। 10 लोगों से जो करवाएगा नई खुशखबरी मिलेगी। चलो ये सब बकवास की बातें हैं, लेकिन फिर भी बोल दिया मैंने। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले चैप्टर में। अब चैप्टर नहीं, अब हम आप लोगों को कराएंगे, सीधी सी बात मैं बता दे रहा हूँ, अब मैं आप लोगों को फिजिक्स का चैप्टर वाइज सैम्पल पेपर कराऊंगा। चैप्टर वाइज सैम्पल पेपर। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे बेटा? सैम्पल पेपर सोल्व करेंगे, वो भी बाकायदा चैप्टर वाइज। केवल क्वेश्चन करेंगे, हर चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हों, इस तरीके के। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग कलेक्ट करके हम आपको कराएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।